माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर 8 की 5वीं हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टैंडिंग काउंसिल यानी आप एक तरह से कह लीजिए विधि व्यवसायी। विधि व्यवसायी का मतलब क्या हो? विधि मतलब लीगल, व्यवसाय मतलब प्रैक्टिशनर। तो हम लीगल प्रैक्टिशनर की बात करेंगे। तो हमारा जो यूपी लैंड रेवेन्यू 2006 है, उसका सेक्शन 62 मेंशन करता है कि ग्राम पंचायत के लिए यानी ग्राम पंचायतों के लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे, जो कि लीगल प्रैक्टिस करेंगे किसकी तरफ से? ग्राम पंचायतों की तरफ से। अब लीगल प्रैक्टिशनर हैं कौन से? तो इसके जिक्र 72 में किया गया है। इसका जिक्र हम किस में कर रहे हैं? 72 में कर रहे हैं। तो अब जरा सा हम पकड़िएगा कि हमारे प्रदेश की सबसे हायर कोर्ट कौन है। तो हायर कोर्ट हमारी होती है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट आपको पता है कि इलाहाबाद में है हमारे उत्तर प्रदेश की, और इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसकी एक खंडपीठ यानी ब्रांच जो है, आपकी जो डिवीजन है, वो आपका लखनऊ में भी है। तो कहा गया कि चाहे इलाहाबाद की बात हो हाई कोर्ट की, चाहे लखनऊ बेंच की बात हो, दोनों में एक या एक से अधिक स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू होंगे। यानी क्या होगा? स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू हाई कोर्ट में होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा और लखनऊ हाई कोर्ट में। तो इन जगहों पर एक या एक से अधिक स्टैंडिंग काउंसिल होगा, और कितने स्टैंडिंग काउंसिल होंगे ये बात डिसाइड कौन करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और अपॉइंट कर देगी। तो ग्राम पंचायतों के यदि मुकदमे कहां तक पहुंचते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट तक या लखनऊ हाई कोर्ट तक, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो कहा गया कि साहब उनके लिए लीगल प्रैक्टिशनर कौन होगा? स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू। इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, हमने पिछले लेक्चर्स में आप लोग को पढ़ा दिया है, कौन सा है? राजस्व बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो लखनऊ इलाहाबाद में है। तो राजस्व बोर्ड में रेवेन्यू बोर्ड, जो रेवेन्यू की सबसे बड़ी कोर्ट है, वहां भी एक या एक से अधिक स्टैंडिंग काउंसिल। तो वो स्टैंडिंग काउंसिल क्या करेंगे? अगर रेवेन्यू बोर्ड में मुकदमा गया ग्राम पंचायतों का, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वो उनकी तरफ से भी लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे। अब हम कह रहे हैं कि उसके बाद मंडल स्तर पे आइए। तो मंडल स्तर पे अधिकारी आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है। तो मंडल स्तर पर क्या है कि मंडलीय शासकीय अधिवक्ता, एक या एक से अधिक मंडलीय शासकीय अधिवक्ता होंगे जो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट होंगे, और वो मंडलीय शासकीय अधिवक्ता यानी गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है, मंडल मतलब कमीशन, कमिश्नरेट होता है ना, तो उसी तरह से मंडल है। तो मंडल का शासकीय अधिवक्ता क्या होगा? गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक, अब आते हैं कि मंडलीय शासकीय अधिवक्ता कितने होंगे? एक या एक से अधिक मंडलीय शासकीय अधिवक्ता, जो कहां रिप्रेजेंट करेंगे? मंडल लेवल पर, यानी आयुक्त यानी कमीशन लेवल पर। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है मैटर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होगा? कहा गया कि एक शासकीय अधिवक्ता और एक या एक से अधिक अपर शासकीय अधिवक्ता, ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ये रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट पर। फिर कहा गया तहसील पर पैनल लॉयर्स बनाए जाएंगे। पैनल, एक पैनल बना होगा जिसमें कुछ लॉयर्स को रखा जाएगा सूचीबद्ध तरीके से, वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 62 में दिया है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे ग्राम पंचायतों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राम पंचायतों की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए या उन पर मुकदमा होने पर उन पर डिफेंस करने के लिए। तो हमारे क्या होंगे? ऊपर के लेवल पर लखनऊ और इलाहाबाद के हाईकोर्ट लेवल पर स्टैंडिंग काउंसिल एक या एक से अधिक। जब रेवेन्यू बोर्ड की बात होगी, राजस्व बोर्ड की बात होगी, तो इलाहाबाद और लखनऊ में एक या एक से अधिक स्टैंडिंग काउंसिल। जब बात मंडल में आयुक्त के लेवल पर आएगी, तो एक या एक से अधिक शासकीय अधिवक्ता यानी गवर्नमेंट काउंसिल। जब डिस्ट्रिक्ट के बात आएगी, तो शासकीय अधिवक्ता यानी गवर्नमेंट काउंसिल एक, और एक या एक से अधिक एडिशनल स्टेट काउंसिल यानी आप कह लो कि अपर शासकीय अधिवक्ता। और जब तहसील लेवल पर आएगी, तो पैनल लॉयर्स। ये 72 में बता दिया गया है, यही आपके लीगल प्रैक्टिशनर्स है। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है लीगल प्रैक्टिस करना है इनको। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या एलएलएमसी के ऊपर कोई मुकदमा किया जाता है या
उसकी तरफ से किया जाता है। तो जिस भी स्टेज पर होगा उस स्टेज पर ये लॉयर्स क्या करेंगे, विधि व्यवसाय करेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से। अब जब ये प्रैक्टिस करने जाएंगे ग्राम पंचायतों की तरफ से तो इन्हें किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपॉइंटेड है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में होगा तो स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू होगा, क्योंकि यहां और भी हो सकते हैं, क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, सिविल भी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू की। और अगर बोर्ड लेवल पर है तो स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू, यदि मंडल लेवल पर है तो शासकीय अधिवक्ता राजस्व, यदि जिले लेवल पर है तो शासकीय अधिवक्ता राजस्व या अपर शासकीय अधिवक्ता राजस्व। ठीक है, पैनल लॉयर तो पैनल लॉयर राजस्व, सब राजस्व की बात है, रेवेन्यू, राजस्व ने रेवेन्यू। तो क्या इनको हमारे ग्राम पंचायतों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत है? तो आंसर है नो। 72 ऑटोमेटिक जो इस व्यवस्था बताता है 72 कि जिसमें आपको मैंने बताया स्टैंडिंग काउंसिल होंगे 2 लेवल पर, उसके बाद शासकीय अधिवक्ता होंगे, अपर शासकीय अधिवक्ता होंगे, पैनल लॉयर्स होंगे, ये 72 में बताया गया है। 62 में सिर्फ 62 में सिर्फ इतना बताया गया कि लीगल प्रैक्टिशनर्स होंगे ग्राम पंचायतों के लिए। 72 में कौन लीगल प्रैक्टिशनर्स है ये बता दिया गया है, और 72 यानी 72 में ही बताया जा रहा है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं। अब आप एक चीज और जानते हैं कि जब कभी भी, ध्यान दीजिए, कि कोई भी वकील अपॉइंट होता है तो वकालतनामा लगता है, उस पर टिकट लगता है, फिर फीस लगती है। तो जब ये जाते हैं रेवेन्यू के वकील तो इनको किसी भी वकालतनामा की जरूरत नहीं होती है, ये कोई भी फीस अदा नहीं करेंगे। इनके लिए किसी भी दरखास्त यानी एप्लीकेशन के लिए यानी प्रार्थना पत्र के लिए किसी टिकट की आवश्यकता नहीं। ये 72 में बता दिया गया कि इनके लिए न तो किसी परमिशन यानी वकालतनामा की जरूरत है, न इनको कोई शुल्क अदा करना है, न इनको किसी एप्लीकेशन पे टिकट लगाना है। विदाउट टिकट ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एक चीज और कहा कि अगर इनके अतिरिक्त किसी लॉयर को रिप्रेजेंट करना है ग्राम पंचायत को, जैसे मान लीजिए कि कोई भी काउंसिल है और जो इन श्रेणी में नहीं है 72 की, न स्टैंडिंग काउंसिल है न शासकीय अधिवक्ता है यानी स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल है, तो फिर वो है नहीं और वो रिप्रेजेंट करता है, ग्राम पंचायतों को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो उसे कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी वो रिप्रेजेंट कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और साथ साथ कहा कि जो भी ये लॉयर्स हैं जो 72 में अपॉइंटेड हो चुके हैं, ये कभी भी ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कोई मुकदमा न लड़ेंगे न प्रतिरक्षा करेंगे यानी डिफेंस करेंगे, ये नहीं कर सकते, इनको नहीं करना। फिर आता है कि आपका 73 में एक चीज लिखी हुई है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का रिप्रेजेंटेशन, ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व। ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व यदि हाई कोर्ट लेवल पर करना है या राजस्व बोर्ड के लेवल पर करना है तो स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू करेगा, ये 73 बता दिया। और अगर मंडल यानी आयुक्त के यहां करना है रिप्रेजेंटेशन ग्राम पंचायतों का यानी ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व, तो शासकीय अधिवक्ता जो राजस्व है वो रिप्रेजेंट करेगा। और जब जिले लेवल पर बात आती है तो जिले लेवल पर सिविल कोर्ट है आपकी, और उसके साथ साथ कलेक्टर्स है, क्योंकि रेवेन्यू का मुकदमा सारा देखिए कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम सबके यहाँ चलता रहता है। तो या तो ये रेवेन्यू कलेक्टर लेवल पर और या तो सिविल कोर्ट में अगर कोई मुकदमा है तो ग्राम पंचायतों को रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो कहा गया कि शासकीय अधिवक्ता या अपर शासकीय अधिवक्ता राजस्व करेगा। और ये बात 73 में बताई गई। तो इस तरह से आपने देखा 62 आपको बताया कि लीगल प्रैक्टिशनर होंगे ग्राम पंचायतों को लीड करने के लिए इन कोर्ट। उसके बाद कहा कि 62 को फुलफिल करने के लिए 72 बनाया। 72 में अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स किया गया कि कौन कौन से लॉयर्स अपॉइंट किए जाएंगे, तो बताया गया कि हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल, रेवेन्यू बोर्ड में स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू, फिर मंडल लेवल पर आएंगे तो शासकीय अधिवक्ता राजस्व, फिर जिले लेवल पर आएंगे तो शासकीय अधिवक्ता राजस्व या अपर शासकीय अधिवक्ता राजस्व, और जब तहसील लेवल पर आएंगे तो पैनल लॉयर। ये सारे लीड करेंगे, किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बात आएगी हमारी कहां पे कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कौन कौन स्टेज पे कौन कौन लॉयर्स रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बात 73 बता देती है कि स्टैंडिंग काउंसिल कहां करेगा, स्टेट लेवल पर अर्थात राजस्व बोर्ड पर और हाई कोर्ट पर।
जब मंडल की बात आएगी शासकीय अधिवक्ता राजस्व करेगा, और जब जिले पे बात आएगी तो शासकीय अधिवक्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता राजस्व करेगा, और तहसील पर आएगी तो कौन करेगा? आपका पैनल लॉयर्स करेगा। तो इस तरह से एक लॉयर्स की टीम होती है। यही लॉयर्स की टीम का जो भी फीस होगी मैंने आपको पहले ही बताया है। कैसे फीस अदा करी जाएगी? 69 में मैंने आपको पढ़ाया, कंसोलिडेटेड विलेज फंड से की फीस दी जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि लॉयर्स की व्यवस्था की गई है किसमें? 62, 72, 73, और इनकी पेमेंट की जहां तक बात होगा तो कंसोलिडेटेड विलेज फंड यानी 69 के साथ दी जाएगी। 69 में लिखा है कि कलेक्टर इनकी फीस को पेड करा देगा कंसोलिडेटेड विलेज फंड से। तो इस तरह से मेरा ये भी वीडियो पूरा कर लिया मैंने। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी सारी वीडियो, ध्यान रखिएगा, मैं नॉलेजेबल वीडियो नहीं बना रहा, मैं केवल टू द पॉइंट, जिससे पीसीएस जे क्रैक हो जाए, एचजेएस की परीक्षा क्रैक हो जाए, वहीं तक सीमित हूं। क्योंकि मुझे मालूम है एचजेएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, पीसीएस जे में भी बहुत ज्यादा लिखने का टाइम नहीं होता कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। कंपेरेटिवली एचजेएस के कम होते हैं, बट क्वेश्चन तो ज्यादा होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए। तो आई थिंक अगर लॉयर्स के बारे में आपको लिखना हो और 5 मिनट का टाइम हो तो इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं टू द पॉइंट अपने आंसर्स को रखता हूं और टू द पॉइंट टीच करने की कोशिश करता हूं। तो मेरी वीडियो अट्रैक्टिव भले ही ना हो, एवरेज है, और एवरेज वीडियो ही आपको चाहिए, क्योंकि पीसीएस और एचजेएस में एवरेज मैन ऑफ सोसाइटी की परिभाषा है, अर्थात आपकी डिग्री केवल लॉ मानी जाती है, और साथ ही साथ उससे ज्यादा लिखने का आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं मित्रों इस वीडियो को यही रोकता हूं। आप बस इतना ही पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।